हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो आज हम पर्यावरण विज्ञान, जो विज्ञान हमारा विज्ञान है, ये लगभग 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में छपेगा ही छपेगा, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये बहुत गलती होते रहते हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस का भी फेमस क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, इन सीटू संरक्षण में कौन से शामिल नहीं है? तो एक से अधिक है, इसमें एक से अधिक है, उसमें से नहीं है। देखिए क्या होता है इसमें। जैव विविधता संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति और जीवों के संरक्षण, वैज्ञानिक प्रबंधन और उत्थान को संदर्भित करता है। इसमें विभिन्न खतरे वाले पौधे और जानवरों की प्रजातियों का संरक्षण शामिल है। जैव विविधता संरक्षण 2 तरीके से किया जाता है, एक यानी पूर्व सितु और पूर्व सितु। स्पष्टीकरण की तरह देखें तो पूर्व सितु संरक्षण के मोड में उन क्षेत्रों के बाहर खतरे वाली प्रजातियों के सुरक्षात्मक रखरखाव शामिल है जहां स्वाभाविक रूप से होते हैं। पूर्व सितु संरक्षण के उदाहरण है वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, जीन बैंक आदि। इन सितु संरक्षण संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने के लिए संरक्षण पद्धति है जिसमें प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। इन सितु संरक्षण के उदाहरण है राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जीव मंडल भंडार और पवित्र घाट। भारत में 105 मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान है जो 40,560 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र कवर करते हैं। भारत के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में लगभग 553 वन्यजीव अभयारण्य मौजूद है। पवित्र ग्रोव संरक्षित वन क्षेत्र के पेंच है जो कि विभिन्न जनजातीय लोगों के घर है। उदाहरण के लिए मेघालय और राजस्थान के अरावली पहाड़ियों की खासी और जयंतिया की पहाड़ी है। स्वपोषी या उत्पादक खाद्य श्रृंखला के किस उष्णकटिबंधीय मौजूद होते हैं? तो प्रथम होते हैं प्राकृतिक आसपास के संबंध खिलना। खाद्य श्रृंखला एक खाद्य श्रृंखला एक विशेष वातावरण और निवास स्थान में विभिन्न जीवों के बीच खिला संबंधी दिखती है। एक खाद्य श्रृंखला में पता चलता है कि सूरज से उत्पादकों के उपभोक्ता तक और उपभोक्ताओं से कवक के रूप में विघटित करने के लिए ऊर्जा कैसे पारित की जाती है। यह भी देखते हैं कि जानवर भोजन के लिए अन्य जीवों पर कैसे निर्भर करते हैं। ट्रॉपिक स्तर की बात करते हैं। उनके पोषण या भोजन के स्रोत के आधार पर जीव खाद्य श्रृंखला में एक विशेष स्थान पर कब्जा कर लेते हैं जिन्हें उन्हें ट्रॉपिक स्तर के रूप में जाना जाता है। निर्माता पहले ट्रॉपिक स्तर, दूसरे से शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता और तीसरे से मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता के हैं। ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊर्जा की मात्रा लगातार ट्रॉपिक स्तरों पर घटती जाती है। पहले टर्सरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर की बात करते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्लांट होता है जैसे फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास ट्री। प्राइमरी कंज्यूमर की बात सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में होते हैं हार्बीवोर जैसे जू प्लांक्टन, ग्रास हॉपर एंड कौ। सेकेंडरी कंज्यूमर में होते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल कार्निवोर, बर्ड्स, फिश, वुल्फ। टर्शियरी कंज्यूमर जैसे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल होते हैं टॉप कर्वर लेवल मैन लायन। प्राथमिक उत्पादक पहले ट्रॉपिक स्तर पर हैं। वे प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपने स्वयं के भोजन का उत्पादन करते हैं। पूर्व पौधे पेड़। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी पशु हैं जिनका पोषण सीधे पौधे के उत्पादों पर आधारित होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं गाय, हिरन, टिड्डे, छोटे कीड़े आदि। माध्यमिक उपभोक्ता मांसाहारी जानवर है जैसे छोटे पक्षी, भेड़ आदि। तृतीय उपभोक्ता भी मांसाहारी होते हैं लेकिन द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं। केवल 10% ऊर्जा पिछले से उच्च स्तर पर स्थानांतरित की जाती है, इसलिए इस स्तर में भोजन की मांग अधिक होती है। 2 खाद्य श्रृंखला 3-4 से अधिक पोषी स्तर के लिए नहीं जाती। यह एक खाद्य श्रृंखला जाल फूड वेब के रूप में जाना जाता है और अधिक जटिल खाद्य रूपों की ओर जाता है। जैसे बात करते हैं तो लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी। हीट इधर से प्रोड्यूस होगा तो प्राइमरी प्रोड्यूसर में 100% है तो फर्स्ट लेवल में 10%, सेकेंड लेवल में 1% और थर्ड लेवल में 0.1% होगा। प्राथमिक 100% प्रथम स्तर से, प्राथमिक 10% द्वितीय स्तर से, माध्यमिक प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर 10% और तृतीय स्तर या तृतीयक में जो है 0.1%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न किसकी दर को मापकर अपशिष्ट जल को CO2 का अनुकूलन किया जाता है? तो पता ही है आपको, ऑक्सीजन के
तौर पर देखा जाता है। बीओडी ऑक्सीकरण के लिए जीवाणु और अन्य सूक्ष्मजीवों द्वारा आवश्यक घुलित ऑक्सीजन और साथ ही साथ जल में कार्बनिक पदार्थ दोनों को संदर्भित करता है। यह एक मीट्रिक है जिसका उपयोग जल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए किया जाता है। अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट की तुलना में जैव निम्नीकरण के अपशिष्ट हमारे लिए कम हानिकारक है। प्रदूषक या निम्न किस समूह में केवल जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है। तो देखिए, अपशिष्ट को खाद या अनॉक्सीपाचन आदि जैसी प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके विभिन्न रोगाणुओं और अन्य जीवित जीवों की क्रियाओं की प्रकृति में निम्नीकृत या विघटित किया जा सकता है, जिन्हें जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, लकड़ी, फल, सब्जियां, मृत पशु और पौधे हैं। इन कचरे में प्रमुख रूप से कार्बनिक पदार्थ शामिल होते हैं, जिन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, पानी जैसे सरल कार्बनिक अणुओं में विभाजित किया जाता है। हालांकि कुछ अकार्बनिक पदार्थ को भी शामिल किया गया है, जिन्हें जिप्सम जैसी माइक्रोकैब्रियल क्रियाओं द्वारा निम्नीकृत किया जा सकता है। अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट अपशिष्ट को खाद या अनॉक्सीपाचन आदि जैसी क्रियाओं को उपयोग करके विभिन्न रोगाणुओं और अन्य जीवित चीजों को भी कार्रवाई की जाती है। लकड़ी, खराब भोजन और सब्जी के छिलके सभी कार्बनिक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें माइक्रोबियल क्रिया द्वारा आसानी से खत्म किया जा सकता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। बहुत आसान। ओजोन परत वायुमंडल के समता मंडल परत में पाई जाती है। यह हानिकारक पराबैंगनी को पृथ्वी से रक्षा करती है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 5 जून को इसे जागरूकता और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ओजोन परत की रक्षा के लिए तैयार किया गया था। इसे ओजोन क्षयकारी पदार्थों के मुक्त होने के लिए रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्मरणोत्सव के रूप में हस्तांतरित किया गया था। 22 अप्रैल को राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को पृथ्वी और उसके संसाधनों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाया जाता है। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण पर नजर रखता है। लाइकेन को बायो इंडिकेटर के रूप में भी जाना जाता है। जैव संकेतक वे जीवित जीव है जो पर्यावरण के बदलाव के लिए विशेष रूप से स्पष्ट तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के लिए उपयोगी बायो इंडिकेटर है जो विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए है, क्योंकि वे अपनी पानी और आवश्यकता को पोषक तत्व के मुख्य रूप से मिट्टी से नहीं बल्कि वातावरण से प्राप्त करते हैं। लाइकेन एक जटिल जीवन रूप है जिनमें 2 अलग अलग जीव, एक कवक और एक शैवाल की सहजीवी साझेदारी होते हैं। लाइकेन अपनी अधिकांश विशेषताओं को कवक से प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे जो जानवरों की प्रजातियों हैं जो विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं? स्थानीय प्रजाति स्थानीय प्रजाति पौधे का जानवरों की वे प्रजातियां जो विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये पौधे और जानवरों की प्रजातियां हैं जो कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित है। ये प्रजातियां आमतौर पर एक क्षेत्र तक सीमित होती हैं क्योंकि ये विशेष हैं। स्थानिक प्रजाति विकासवादी प्रजाति लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीव, पादप, वंशावली और एक पक्षीय जीवों एक संयोजन है। लुप्तप्राय प्रजाति पशु या पौधे की प्रजातियां जो निकट भविष्य में दुनिया भर में या किसी विशेष देश में लुप्त होने की संभावना है, लुप्तप्राय प्रजाति कहलाती है। जैविक अंतःक्रिया जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे सहजीविता कहते हैं। चलते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। पारस्परिकता, भोजता, सहजीविता, ठीक है। तो इसको आज डिटेल देखते हैं, ठीक है। चलते हैं, पहला है, देखिए 2 अलग अलग प्रजातियों की जनसंख्या अंतःविशिष्ट अंतःक्रिया उत्पन्न होती है। वे एक प्रजाति या दोनों के लिए लाभदायक हो सकती है, हानिकारक या तटस्थ। ना तो हानि ना ही लाभ हो सकते हैं। लाभकारी अंतःक्रिया के लिए प्लस चिन्ह, हानिकारक के लिए माइनस चिन्ह और तटस्थ अंतःक्रिया के लिए 0 को निर्दिष्ट करते हुए आइए हम अंतर्विशिष्ट अंतःक्रिया के सभी संभावित परिणामों को दर्शन करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है पूरे। जो स्पेसिस ए का प्लस और स्पेसिस बी का प्लस होगा तो नेम ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा? म्यूचुअलिज्म होगा। प्लस प्लस में माइनस माइनस में कंपटीशन होगा, प्लस माइनस में प्रीडेशन होगा और प्लस माइनस में पाराटिज्म होगा। प्लस तो कम्युनलिज्म होगा, माइनस तो एमेनलिज्म होगा। मतलब क्या है? देखिए, सहजीविता में एक जीव दूसरे जीव को प्रभाव को रोकता है। सहजीविता हाइस्केल द्वारा पेश किया गया एक शब्द है। यह एक अंतःक्रिया है जहां एक जीव किसी अन्य जीव को बिना किसी लागत या स्वयं प्राप्त लाभ की हानि पहुंचाता है। सहजीविता उस प्रतिकूल प्रभाव का वर्णन करता है जो एक जीव को दूसरे जीव पर प्रभाव पड़ता है।
इसलिए जैविक अंतःक्रिया जिसमें एक जीव का दूसरे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसे सहजीविता कहते हैं। पारस्परिकता क्या होती है? यह अंतःक्रिया दोनों परस्पर क्रिया करने वाली प्रजातियों को लाभ प्रदान करते हैं। लेकिन एक कवक और प्रकाश संश्लेषण करने वाली शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच की एक अंतरंग पारस्परिक संबंध का प्रतिनिधि करते हैं। इसी प्रकार माइकोराइजा कवक और उच्च पौधे की जड़ें के बीच संबंध है। कवक मिट्टी के आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषण में पौधे की सहायता करते हैं, जबकि पौधे बादल से ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट के साथ कवक प्रदान करते हैं। सहभोजता यह अंतःक्रिया है जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरे को ना तो हानि होती है ना ही लाभ होता है। आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाले आर्किड और वेल की पीठ पर उगने वाले वर्नाकल को लाभ होता है, जबकि ना तो आम को पेड़ और ना ही वेल को कोई स्पष्ट लाभ मिलता है। मवेशी, बगुले और चरने वाले मवेशियों का निकट संबंध में एक ऐसा नज़ारा जिसे यदि आप खेती वाले ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो जो देखने की सबसे अधिक संभावना है वह सहभोजता। कचरे के निपटान की उत्तम विधि क्या है? उसको है मतलब खाद बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? तो पारिस्थितिक तंत्र वे कार्यात्मक इकाई जिनमें में जैविक और अजैविक घटक होते हैं, वे जीविका के लिए एक अन्य क्रिया करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, पारिस्थितिक तंत्र के निम्न दो प्रकार होते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण और पर्यावरण में रहने वाले जीवों के बीच की एक अंतःक्रिया है। यह प्रकृति में स्वाभाविक रूप से होता है और इसके अस्तित्व के लिए किसी मानवीय गतिविधियों की आवश्यकता नहीं होती है। प्राकृतिक परिस्थिति उदाहरण के लिए तालाब, नदियाँ, जंगल आदि शामिल हैं। कृत्रिम परिस्थितियाँ तंत्र मानव निर्मित संरचना है जहाँ जीवित रहने के लिए जैविक और अजैविक घटकों को एक दूसरे के साथ रखा जाता है। यह आत्मनिर्भर नहीं है, यह मानव सहायता के बिना नष्ट हो सकता है। कृत्रिम पारिस्थितिक के उदाहरण में एक्वेरियम, कृषि क्षेत्र, चिड़ियाघर आदि।